तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे और देख लेते हैं इस आर्टिकल को, जो कि पार्टिकुलरली बात करता है पाकिस्तान में अभी जो फ्लड आई है। ये फ्लड जिस एरिया में आई है वो काफ़ी ज़्यादा हिली वाला रीजन है। ऐसे एरिया में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करना काफ़ी मुश्किल होता है। साथ ही साथ यहाँ तक आवागमन की जो सुविधाएं हैं बहुत कम रहती हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। ये बात केवल पाकिस्तान अकेले की नहीं है, अदर कंट्रीज़ के लिए भी ये एक सबक हो सकता है कि इस प्रकार से यदि फ्लड आता है तो उसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि ना केवल पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जिस प्रकार से डेमोग्राफी है उसी प्रकार से हमारा जो नॉर्थ वाला रीजन है पहाड़ी से घिरा हुआ है, वहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं अक्सर आते रहती हैं। मतलब प्राकृतिक आपदा आ रही है, लेकिन हमारी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो कैसे करके मजबूत होगी। काफ़ी कहना चाहिए ख़तरनाक हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 350 लोगों की डेथ हुई है और ये जो डेटा है अभी कम ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इनकी जो संख्या है बढ़ते जाएगी। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ के जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, ऑफिसर हैं, वर्कर है, इन्होंने बॉडी को रिट्राइव करना चालू कर दिया है मड्डी ड्रेबिस से। सैटरडे की ये बात है। मतलब जो मिट्टी वाला दलदल है, पत्थर है, उसका मलबा है, इसमें लोग दबे हुए हैं, घर दब गए हैं, ज़मीन दब गई है। तो वहाँ से अब लोगों की बॉडी को निकालना चालू किया जा रहा है, क्योंकि ये जो फ्लैश फ्लड है ना, एकदम कीचड़ वाली, मड्डी वाली, डेब्रिस वाली जो फ्लड है, जो कि हैवी मानसून के चलते चलते आई थी, हैवी रेन्स के चलते चलते आई थी एक्रॉस नॉर्दर्न पाकिस्तान में। लगभग 344 लोगों की डेथ हुई है पिछले 48 घंटे में, ऐसा अथॉरिटीज़ का कहना है। तो जो मेजॉरिटी में डेथ हुई है 324 डेथ, ये खाली माउंटेनियस खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में हुई है। सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पर हुई है? पहाड़ी एरिया में हुई है, ऐसा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का कहना है। इसके अलावा ज़्यादातर जो लोगों की डेथ हमको देखने को मिली है वो किस कारण से हुई है? लोग इस प्रकार से जो फ्लैश फ्लड आया है उसमें फंस गए हैं। दूसरा, हाउस के गिरने से जिनकी डेथ हुई है, जबकि कम से भी कम 137 लोग ऐसे हैं जिनको इंजरी हुई है, मेजर इंजरी हुई है। एक जो रेसिडेंट है उनका कहना है कि हमको तो यही लग रहा था कि भाई पूरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है, एज द ग्राउंड शुक विथ द फोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि पूरी जो धरती है वो हिल गई थी पानी के फोर्स से। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू का अभियान किस प्रकार से चलाया गया। इसके लिए प्रोविंशियल रेस्क्यू एजेंसी है, उनका कहना है कि लगभग 2000 रेस्क्यू वर्कर को हम इंगेज किए हैं कि आप बॉडी को रिकवरी कीजिए मलबे से, डेब्रिस से, एंड कैरी आउट रिलीफ ऑपरेशन इन 9 डिस्ट्रिक्ट। और कम से भी कम 9 ज़िलों में हम रिलीफ के ऑपरेशन चला रहे हैं, जहाँ जहाँ पर रेन ने बुरी तरह से प्रभावित किया है जनजीवन को। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों, सहायता कैसे करके पहुँचाएं, क्योंकि सहायता पहुँचाना ही एक चैलेंजेस है। जैसे कि बहुत तेज़ पानी गिर रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे एरियाज़ में लैंडस्लाइड हुआ है, रोड पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, वॉश आउट हो चुकी हैं, जिसके चलते चलते आवागमन एकदम ठप पड़ गया है। इन्हीं के चलते चलते हम हैवी मशीनरी वहाँ तक नहीं लेकर के जा पा रहे हैं, एम्बुलेंस हम नहीं लेकर के जा पा रहे हैं। उनका कहना है कि रोड यदि क्लोज हो जाती है तो हमारे जो रेस्क्यू वर्कर हैं उनको काफ़ी दिक्कत जाता है, कैसे करके वो डिजास्टर साइट तक पहुँचेंगे रिमोट एरिया में। इसके बाद रिलोकेशन को लेकर के भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आसानी से लोग उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनके परिजन दबे हुए हैं या फिर उन्हीं परिजन की डेथ हो गई है। ये भी एक दिक्कत है।
इसके बाद रिमोट एरियाज़ में पहुंचने के लिए बनर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर कासिफ कयूम खान का कहना है कि भाई ये जो रेस्क्यूअर हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है नए नए रास्ते खोजने के लिए, ताकि वो रिमोट एरियाज़ तक पहुंच सकें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस डेब्रिस में फंसे हुए हैं विच लोकल रेसिडेंट्स कैन नॉट क्लियर मैनुअली, और इस मलबे को जो लोकल रेसिडेंट है वो अपने हाथों से नहीं क्लियर कर सकते। इसके लिए कुछ ना कुछ मशीनें, मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं, इनकी यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला तो यही है कि सरकार ऑलरेडी से जो एरिया है इस एरिया को उन्होंने आपदा वाला एरिया घोषित कर दिया है। सीवियरली इफेक्टेड एरियाज उन्होंने घोषणा कर दिया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है सीवियरली अफेक्टेड माउंटेनियंस डिस्ट्रिक्ट को, जैसे नाम यहाँ पर बताए गए हैं, बनेर है, बजौर, स्वात, सांगला, मनसेरा, बट्टाग्राम, ये सारे जो एरिया हैं वो डिजास्टर हिट एरिया के रूप में इनको घोषित कर दिया। मतलब यहाँ पर रहना, यहाँ पर यदि आपको बसना है तो पूरी सावधानी के साथ में और आपदा के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। दूसरा जो कदम उठाया गया है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया गया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया है हैवी रेन अलर्ट पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, एंड लोगों से बोला गया है कि आप जो है काफ़ी सावधान रहिए और इस प्रकार से सावधानी से ही कोई भी कदम आप उठाइए। अदर डेथ्स भी हुई है, ऐसा नहीं है कि इसी बार हमको डेथ देखने को मिली है, यहाँ तक कि और भी ज़्यादा हमको डेथ देखने को मिली है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। एंड और भी जो 9 लोग हैं नॉर्दर्न गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में, इनकी डेथ देखने को हम मिली है, ऐसा नेशनल ऑफिशियल्स का कहना है। इसके बाद आप देखेंगे जो हेलीकॉप्टर है इसमें भी दुर्घटना हुई थी, तो 5 लोगों की डेथ हुई है जब एक लोकल गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? बैड वेदर कंडीशन के चलते चलते ड्यूरिंग ए रिलीफ मिशन ऑन फ्राइडे, जब ये खाना पहुंचाने, दाना पानी, दवाई पहुंचाने जा रहा था, तो उसी टाइम में बैड वेदर कंडीशन के चलते चलते ये टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया और इसमें भी 5 लोगों की डेथ हो गई। अब मानसून सीजन चल रहा है दोस्तों, तो ये जो मानसून का सीजन है अपने साथ में लेके आता है पानी और दूसरी बात आपदा। लेकिन इसी के चलते चलते साउथ एशिया में 3/4 ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल होता है। पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा बारिश इसी मानसून के चलते चलते होती है। ये एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ ये डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड तो कॉमन हो गया है आज के टाइम में मानसून सीजन में, ठीक है, जो कि चालू हो जाता है जून के महीने से एंड सितंबर तक धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है। इसके बाद यदि हम देखें दोस्तों torrential rains that have pounded Pakistan since the start of the summer monsoon, described as unusual by the authorities, have killed more than 650 people with more than 905 injuries। मतलब जिस रेन की हम बात कर रहे हैं, मानसून सीजन में समर मानसून में भी ये डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिला था, जहाँ पर लगभग 650 लोगों की डेथ हुई थी और 905 लोगों की इंजरी हुई थी। मतलब बारिश में तो प्रभावित हो ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हमको देखने को मिला था वो गर्मी के टाइम की बारिश में देखने को मिला था। अब बात आ जाती है दोस्तों कि कैसे करके अब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार की फ्लैश फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो उससे हम उसके असर को कम से कम कर सकें।
पहली बात तो ये है कि जो फ्लड रेजिस्टेंट हाउसिंग एंड सेटलमेंट होना चाहिए। इसके लिए स्टिल्ट हाउसिंग हाउसिंग की हमें व्यवस्था करना है, मतलब ऊंचाई पर मकान बनाना है। जहाँ पर फ्लड आने की संभावना है, यहाँ पर घरों को ज़मीन से लगभग 8 से 10 फीट ऊपर खंभों पर बनाना। स्ट्रॉन्गर मटेरियल का यूज़ करना, जैसे कि बैम्बो, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, फ्लड रेजिस्टेंट ब्रिक्स का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद क्लस्टर हाउसिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कैटर्ड गांव की बजाय क्लस्टर बेस्ड सेटलमेंट होना चाहिए ताकि रेस्क्यू आसान हो। ऐसा नहीं कि एक घर यहाँ है, दूसरा घर 100 मीटर की दूरी में, फिर दूसरा पता नहीं कहाँ है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड रोड नेटवर्क विजिलेंस की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि जब कभी बाढ़ आती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए हमें आना जाना पड़ता है। रोड और ब्रिजेस को क्लाइमेट रेजिलेंट इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन करना, जिस पर हाई लेवल स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। लैंडस्लाइड प्रोन हिली एरियाज में रिटेनिंग वाल्स, स्लोप स्टेबलाइजेशन, बायो इंजीनियरिंग, मतलब घास या फिर पेड़ों से मिट्टी को बांधना, इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल हाईवेज और माउंटेन पासेस पर टनल और अल्टरनेट रूट को डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स की जब बात करते हैं तो डैम्स एंड चेक्स डैम्स का निर्माण किया जा सकता है। इससे क्या होता है, जो एक्सेस पानी है उसको हम रोक सकते हैं और धीरे धीरे उसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इम्बार्कमेंट, मतलब लीवीज बनाई जा सकते हैं। नदियों के किनारे पर स्ट्रॉन्ग कंक्रीट इम्बार्कमेंट, मतलब जैसे नहर रहती है, नहर के बीच से पानी बह रहा है और आजू बाजू में नहर की जो साइड रहती है उनको सीमेंटेड कर देते हैं। इसके अलावा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। अर्बन एरियाज में बड़े अंडरग्राउंड ड्रेन्स हों ताकि पानी जल्दी निकल सके। इसके बाद पावर एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से खड़ा किया जा सकता है, तो इसके लिए हम अंडरग्राउंड पावर केबल लगाएं ताकि बारिश, बाढ़, इन सारी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रभावित ना हो। इसके अलावा मोबाइल टावर की बात करें तो इनको ऊंचाई पर बनाना पड़ेगा ताकि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी ना हो। एंड डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट में सैटेलाइट फ़ोन और सोलर पावर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम हम रख सकते हैं। फिर बात आ जाती है हम कैसे करके इनका इलाज करेंगे। हॉस्पिटल और स्कूल्स को मल्टीपर्पज़ रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल डेज में सर्विस प्लस डिजास्टर डेज में ये शेल्टर दें। पोर्टेबल मॉड्यूलर शेल्टर बनाए जा सकते हैं जिन्हें जल्दी हम असेंबल कर सकते हैं। इसके बाद अर्बन प्लानिंग एंड जोनिंग की जब बात करते हैं तो फ्लड प्लेन्स और लैंडस्लाइड प्रोन स्लॉप्स पर अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाना। स्मार्ट सिटीज़ में जीआईएस मैपिंग हो, हजार्ड जोनिंग मैप तैयार किए जाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पार्क, वेटलैंड को प्रमोट करना। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन किया जा सकता है। एआई बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को आईओटी सेंसर रिवर्स और डैम्स में हम लगा सकते हैं। स्मार्ट सायरन और ऑटोमेटिक गेट्स एम्बार्कमेंट्स पर हम लगा सकते हैं। जीआईएस और ड्रोन का यूज़ करके रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सकता है।